स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण की माननीय मंत्री सुश्री सकीना इट्टू जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर प्रोफेसर सहाय, मेंबर सेक्रेटरी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड कल्चर श्री सुरेश गुप्ता जी, श्री परीक्षित मनहास जी, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रगति कुमार जी, उच्च शिक्षा की सचिव डॉक्टर रश्मि सिंह जी, जम्मू के संभागीय आयुक्त श्री रमेश कुमार जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री आनंद, जम्मू कश्मीर प्रशासन के मैं नाम लूँगा तो समय लगेगा, हमारे अनेक वरिष्ठ अधिकारी, कला, संगीत, भाषा से जुड़े हुए सभी विद्वद्जन, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक, देवियों, सज्जनों तथा बच्चों, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के इस रीजनल सेंटर के लोकार्पण तथा टाइकैथॉन के समापन समारोह में सभी सम्मानित नागरिकों, कला प्रेमियों, लोक कला से जुड़े हुए कलाकारों, लेखकों, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, इनोवेटर्स, सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं तथा हृदय की गहराइयों से बधाई भी देता हूं। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा के हृदय स्थल कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के इस रीजनल सेंटर का उपहार देने के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तथा IGNCA के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस सेंटर के लोकार्पण से जम्मू देश के उन गिने चुने शहरों में शामिल हो गया है जहाँ भारतवर्ष के साहित्य, संगीत और कला की विरासत को सहेजने, सजोने, प्रचार प्रसार और भविष्य में उसके संरक्षण को लेकर संवाद का निरंतर सिलसिला जारी रहेगा और यहीं से भविष्य के लिए एक व्यवस्थित रोड मैप भी निकल सकेगा। यह सेंटर विशेष रूप से जम्मू कश्मीर की प्राचीन सांस्कृतिक तथा लोक कला की धरोहर को नेशनल प्लेटफॉर्म प्रदान करने तथा उसे लोकमानस में पुनर्स्थापित करने में आने वाले दिनों में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आने वाले दिनों में कला प्रदर्शनी, मल्टीमीडिया एग्जीबिशन, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से जम्मू कश्मीर की लोक संस्कृति पर रचनात्मक संवाद के लिए यह सेंटर मुझे लगता है कि एक जीवंत प्लेटफॉर्म बन सकता है। संत कबीरदास जी की पदावली की दो पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूँगा। तन पाटन में किन्ह पसारा, मांग मांग रस पिए बिचारा, कहे कबीर फाबी मतिवारी, पीवत राम रस लगी खुमारी। आध्यात्मिक रूप से यह पद अत्यंत रहस्यमय है, गूढ़ भी है और वैज्ञानिक रूप से अत्यंत तार्किक भी। मैं मानता हूँ कि कबीरदास की ये पंक्तियाँ भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक साधना को भी परिभाषित करती हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान कालखंड तक भारत इस दुनिया का अकेला देश है जिसने चेतना के परम शिखर को छुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा समाज सिर्फ चिंतन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि वह चिंतन को जीने के लिए भी लोगों को प्रेरित करता रहा है। और यहाँ
कश्मीर में योगिनी ललेश्वरी ने तो स्वयं लिखा, कर मनस्तु पवनस कुनुई संगाट, अपने मन और प्राण को एकीकृत कर इन्हें अलग अलग देखने का काम मत करो। हमारे पूर्वजों ने सिर्फ रिसर्च या खोज पर बल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम जो जान सकते हो उसे जियो भी, उसे जीवन का अभिन्न अंग भी बनाओ। और गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिस कला संस्कृति और अध्यात्म की अनुभूति हो रही है उसे सिर्फ किताबों में ही नहीं लिखना है, बल्कि उसे जीना है, उसे जानना है और उसे अपनी सामान्य जीवन शैली में भी ढालना है। ये भारत की परंपरा है और इसीलिए हजारों वर्षों से भारतवर्ष में लिखित और मौखिक दोनों रूपों में लोक संस्कृति का खजाना, बहुत बड़ा खजाना तैयार हुआ है, जिसने आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भी सच्चाई है कि टेक्नोलॉजी तथा उसे जुड़े हुए क्षेत्रों में जिस गति से परिवर्तन हो रहा है, वैश्विक समाज के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, समाज को बांटने के लिए जो कुत्सित प्रयास हो रहे हैं और यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज को भी का भी असर पारस्परिक सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस को प्रभावित करने लगा है। ऐसी स्थिति में मेरा यह अटूट विश्वास है कि एकता, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के साधन के रूप में लोक संस्कृति की अमूल्य विरासत की भूमिका और भी व्यापक हो सकती है। ये सभी भारतवासियों का सौभाग्य है कि हमारे पास साहित्य, संगीत, नृत्य, नाट्य कला और लोक संस्कृति की 6000 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी जीवंत सभ्यता है, जो ये सुनिश्चित करेगी कि विकसित भारत की चेतना में लोक कलाओं की सृजनात्मकता भी शामिल हो। और इसलिए मैं तीव्र परिवर्तन के दौर में पिछले कई वर्षों से दो बातें बराबर कहता रहता हूँ। पहला, भविष्य में एकता, शांति और समृद्धि, यूनिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने के लिए हमें साइंटिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट दोनों तरह के लोगों की आवश्यकता होगी। और दूसरा, हमें साइंस और संस्कार दोनों का बैलेंस स्थापित करके ही आगे बढ़ना होगा। ये दोनों उद्देश्य तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक लोक कलाओं की ऐतिहासिक विरासत तथा उसमें निहित मूल्यों के संरक्षण और प्रसार को प्रबुद्ध वर्ग अपनी जिम्मेदारी नहीं मान लेता। जम्मू कश्मीर में मैंने देखा है कि जड़ों से पैदा हुई हम यहाँ की लोक संस्कृति ने हमेशा देश को जोड़ने और राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया है। कलाकारों और रिसर्चर्स ने इसका प्रचार प्रसार का काम भी बड़ी सजगता से किया है और मैं चाहता हूँ कि IGNCA का ये सेंटर महज एक सरकारी संस्था न होकर लोक कला से जुड़े लोगों की संस्था बने और कला साधक इसके सबसे बड़े भागीदार स्टेक होल्डर्स बने। मैं यहाँ की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर श्रुति अवस्थी को हृदय से बधाई दूंगा। पिछले 2-2.5 वर्षों में मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का कार्यक्रम इन्होंने सुदूर ग्रामीण अंचलों में स्थापित किया है, वो निश्चित रूप से उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। IGNCA और प्रबुद्ध समाज के सामने एक और बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी उनसे अपेक्षा है कि उस पर समर्पित भाव से काम करने की आवश्यकता है। 1885 में सांभा में जन्मे ठाकुर रघुनाथ सिंह जी डोगरी साहित्य के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं, लेकिन वह इस बात से दुखी रहते थे कि समाज का प्रबुद्ध वर्ग कला साहित्य के प्रति बहुत उदासीन रहता है। उन्होंने सुधारक की भूमिका निभाई और लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए जीवन भर प्रेरित किया।
और समाज पर कटाक्ष करते हुए एक कविता लिखी उन्होंने, मैं उसे उद्धृत करूंगा। कवि रतन गली बिच रुलदा बेक दरे दे महल्ले, अर्थात कला तथा साहित्य में उदासीन लोगों की गलियों में कवि रूपी रत्न यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। उन्होंने समाज का भी आह्वान किया कि कलाकारों, लेखकों को उनका सही स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। मैं भी आप सबसे विनम्रतापूर्वक ये आग्रह करता हूँ कि कला और साहित्य जगत के जो हीरे हैं, जो बिखरे हुए हैं, सुदूर अंचलों में रहते हैं, उनकी पहचान बड़ी आवश्यक है, उनको पहचानने की ज़रूरत है। उन्हें उचित प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए प्रशासन ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, मैं जानता हूँ। उनको उचित प्लेटफार्म मिले, इसकी व्यवस्था करने में हम सब लोगों को मिलजुल करके काम करना होगा। उनकी भागीदारी से दुनिया की सबसे प्राचीन भारतीय संस्कृति को नई जीवंतता मिल सकती है। आप इस तथ्य से अवश्य वाकिफ होंगे, विश्व के लगभग सभी विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अब इस दुनिया में इस पर कोई विवाद नहीं है। यानी रचना के कालखंड के संबंध में कुछ वर्ष ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पश्चिम के भी सारे विद्वान, जैकोबी, वेंटरनीज, मैक्स मुलर से लेकर डॉक्टर अविनाश चंद्र दत्त, पंडित राम गोविंद द्विवेदी और आधुनिक इतिहासकारों, सबका मानना है कि ऋग्वेद की रचना के आसपास दुनिया में कोई अन्य सभ्यता विकसित नहीं हुई थी। उसी ऋग्वेद का एक श्लोक है, ऋतस्य पद्मम कवयो निपांति, अर्थात विद्वान लोग सत्य और धर्म की रक्षा करते हैं। और दूसरा उसके आगे का श्लोक कहता है, चिंतयंतो निमिषम निर्मण पांति, विद्वान और चिंतक ज्ञान संपत्ति की सतत रक्षा करते रहते हैं। ये सिर्फ दो श्लोक इस बात के उदाहरण हैं कि शिक्षा, संस्कार, साइंस, जीवन मूल्य के खजाने से ऋग्वेद, तीनों अन्य वेद, उपनिषद और हमारे तमाम ग्रंथ भरे पड़े हैं। कोई दूसरा देश चेतना के शिखर की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे कई बार कष्ट होता है, मैं देखता हूँ कि देश की एक बड़ी आबादी है जिसे पता ही नहीं है कि उसके पास संस्कृति और अध्यात्म, कला, विज्ञान के कैसे कैसे हीरे मोती यहाँ भरे पड़े थे और आज भी भरे पड़े। पश्चिम का कोई और देश होता तो शायद अब तक जितनी भी ज्ञात भाषाएं दुनिया में हैं, उनमें इन ग्रंथों का अनुवाद कर दिया होता और दुनिया के कोने कोने में सरल और सहज ट्रांसलेशन के साथ दुनिया भर के लोगों को पढ़ने का अवसर मिल गया होता। हमारे यहाँ कहा जाता है कि यह अतीत है, हमारा इतिहास है, इसलिए हमें इसे छोड़कर भविष्य की ओर देखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती होगी। साइंस कहता है कि जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी, वह पेड़ उतना ही आसमान में ऊपर उठेगा। और इसलिए जो समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा, वही तरक्की के उच्च शिखर पर पहुंच सकेगा। हमें अतीत में जीना नहीं है, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करना है। मेरा आग्रह है कि प्रबुद्ध वर्ग लोक कला की परंपरा, वेदों का ज्ञान, कौटिल्य, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे महान लेखकों, विचारकों, संतों और वैज्ञानिकों के दर्शनों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के माध्यम बने। मैं इसे कोई सरकारी काम भी नहीं मानता हूं, बल्कि इसे सामूहिक दायित्व की तरह हम सबको देखना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि शहरों और गांवों में लोक कलाओं से जो जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ के आध्यात्म और संस्कृति पर रिसर्च करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, अधिक से अधिक संख्या में वो इससे जुड़ें। भारतीय संस्कृति की कलात्मक क्षमता और संपूर्ण समाज के सामने उसे कैसे लाया जा सकता है। और एक दूसरा निवेदन मैं करूँगा कि नई पीढ़ी में भी कलात्मक मानसिकता, आर्टिस्टिक माइंडसेट विकसित करने के क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। मुझे विश्वास है इससे युवाओं की रचनात्मक क्षमता का
लाभ समाज के अन्य क्षेत्रों को भी मिलेगा। तीसरा आग्रह मेरा होगा कि डोगरी साहित्य, लोक संगीत, नाट्य विद्या, पहाड़ी कला पर केंद्रित लेख, मोनोग्राफ, किताबें, ये अधिक से अधिक घरों के हिस्सा कैसे बन सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये हमारी संस्कृति का जीवंत तत्व है और मैं इसे सिर्फ लाइब्रेरी और म्यूजियम में नहीं देखना चाहता। मेरी अपेक्षा है कि योगिनी लल्लेश्वरी हों, नंद ऋषि हों, शाह हमदान हों, हब्बा खातून हों, परमानंद हों, दत्तू ठाकुर रघुनाथ सिंह जी हों, गंगाराम पंडित, हरिदत्त, पद्मा सचदेव, ऐसे अनेक महान चिंतकों, लेखकों की रचनाओं का भी प्रचार प्रसार करने में हमारा योगदान क्या होगा और इस पर अधिक से अधिक शोध जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में हो, इसके लिए हम लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे। इससे हम वर्तमान ज्ञान प्रणाली को और अधिक समृद्ध कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि हमारी लोक परंपरा उन मूल्यों और आदर्शों का स्रोत भी रही है जिन्होंने सदियों से भारत की श्रेष्ठता को कायम रखा है। हमारी महान सभ्यता एक ऐसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है जो कभी संकीर्ण नहीं रही बल्कि सर्वग्राही रही है। हमारी संस्कृति का गहन संदेश वसुधैव कुटुंबकम की ही अवधारणा रही है, जिसका आज भी विश्व के लिए सबसे ज़्यादा महत्व है। बुद्धिजीवियों को इन मूल्यों का प्रचार प्रसार करने, हमारी समृद्ध कलात्मक विरासत को बढ़ावा देने तथा वैदिक अध्ययन की मौखिक परंपरा को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए IGNCA के साथ मिलकर अब आने वाले दिनों में काम करने की ज़रूरत है। बच्चों और युवाओं को इस अभियान का भागीदार हम कैसे बना सकें। हमें जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में भी प्राचीन भारतीय सभ्यता की विरासत का एक एकीकृत वातावरण बनाने की ज़रूरत है। युवा पीढ़ी को जागरूक और प्रेरित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें उस समृद्ध विरासत का उत्तराधिकारी होने पर गर्व महसूस हो। मुझे भी विश्वास है कि जम्मू में IGNCA का सेंटर लोक परंपराओं के प्रचार, विकास और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों को और मजबूत करेगा। आज इस अवसर पर मैं कुछ लोगों द्वारा किए गए प्रयास जो पिछले दिनों में रहे हैं उनकी विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूं। नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है। मित्रों, अब अंत में 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एजुकेशन, खासतौर से हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण जिस तरह के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जम्मू कश्मीर को मिले हैं, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो, 2 एम्स हो, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, मैं समझता हूँ इसके कारण जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ी क्रांति आई है। और पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में एक कल्चरल रिवाइवल भी हुआ है। दशकों से स्थानीय संस्कृति को कैसे जगह मिले, इसका प्रयास निरंतर होता रहा है। ये प्रयास आने वाले दिनों में और तेज गति से हो, मुख्य धारा में उसे लाने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। संत शिरोमणि शेखुल आलम, जिन्हें आदर से नंद ऋषि कहा जाता है, उनकी जो परंपरा रही है उससे हम कैसे आगे बढ़ें, ये मुझे लगता है कि शेखुल आलम ने लिखा भी कि लोह मारून सहजम विचारून द्रोण जानून कल्पन जावा, अर्थात लोभ माया का त्याग करके सहज विचार करना ही सार्थक है। उन्होंने सहज विचार पर बराबर बल दिया और मिस इन्फॉर्मेशन जो लोग फैलाते हैं उनको भी एक सबक दी कि आदर्श को पहले जीने का प्रयास करिए। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी बात है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक इस तरह के काम किए गए हैं। भूमि को स्पिरिचुअल टूरिज्म से कैसे जम्मू कश्मीर को जोड़ा जाए,
इसका प्रयत्न और तेज गति से हमें करना होगा। जिन ऐतिहासिक सूफी श्राइन और मंदिरों को नेगलेक्ट किया गया था, अभी सुरेश गुप्ता जी ने उसके बारे में विस्तार से बताया है, उसे प्रिजर्व करने की कोशिश 2022 में शुरू हुई। मैं इस पर ज़्यादा न कहते हुए जम्मू कश्मीर जिस विकास यात्रा पर चल रहा है वो निश्चित रूप से बेहतर हो, और जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला करके अपने कुत्सित प्रयास करते हैं, मुझे लगता है उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि इन सब बातों से अलग होकर के थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग की ओर सोचने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर की संस्कृति के संरक्षण और प्रमोशन में प्रशासन भी सहयोग करे और यहाँ के सभी लोग सहयोग करें। मुझे प्रसन्नता है कि 3 कैटेगरीज में टाइकेथॉन का आयोजन किया गया, इसमें प्राइमरी स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 1 लाख से अधिक बच्चों ने भाग लिया। 90 बच्चे ग्रैंड फिनाले तक पहुँचे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभिन्न सेक्टर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले 10-11 वर्षों में मिशन मोड में काम किया है। उसमें टॉय मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है। मुझे स्मरण है कि अगस्त 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक संकल्प देश के सामने रखा था। उस समय 80% से ज़्यादा जो टॉय हैं, खिलौने हैं, वो विदेश से इंपोर्ट किए जाते थे। भारत का कुल टॉय मार्केट माने खिलौनों का जो बाजार है, उसमें भारत का योगदान नगण्य था, न के बराबर था। 4 वर्षों के प्रयास से मैं समझता हूँ कि आज भारत टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रहा है। टॉय का इंपोर्ट 52% पिछले 4 वर्षों में घट गया है और हमारा एक्सपोर्ट 4 वर्षों में 239% बढ़ा है। इस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कुल इंडियन एक्सपोर्ट का 70% टॉय अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड को किया जा रहा है। इस इनिशिएटिव में देश भर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आयोजित किए जा रहे हैं। टाइकेथॉन जमीनी स्तर पर टैलेंट्स और आइडियाज़ के इनोवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में डिज़ाइन एक्सपर्ट, टॉय एक्सपर्ट तथा स्टार्टअप्स के सामूहिक प्रयासों से भारतीय संस्कृति और लोकाचार, स्थानीय लोक कथा, स्थानीय हीरोज़ और भारतीय मूल्यों पर आधारित टॉय और ऑनलाइन गेम्स को डेवलप करने में हमारे देश ने सराहनीय प्रगति की है। जम्मू कश्मीर में जहाँ तक प्रतिभा का सवाल है, यहाँ के नौजवानों में, खासतौर से बच्चों में अद्भुत प्रतिभा है। अगर हम इन हीरों को तराशेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर का भी योगदान किसी राज्य से कम नहीं होगा। स्कूल एजुकेशन के सभी स्तर पर साइंटिफिक टेम्पर तथा बच्चों में इनोवेशन के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ी रहे, ये हमारा प्रयास है। नई पीढ़ी को अवसर मिल रहा है वह कुछ नया क्रिएट करे। एजुकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी कैसे इग्नाइट की जा सकती है, उसके भीतर कुछ हो सकने की जो संभावना है उसे कैसे मूर्त रूप दिया जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि स्कूल एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो संस्तुतियाँ हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी मेहनत की है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज इस मामले में जम्मू कश्मीर देश में अपना अग्रणी स्थान बना चुका है। अभी चर्चा हुई थी कि जम्मू विश्वविद्यालय अभी कुछ ही दिनों पहले इस संघराज क्षेत्र की पहली यूनिवर्सिटी है जिसे A++ ग्रेड मिला है। रोट लर्निंग की बजाय स्कूल कॉलेज कैंपस को क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और लर्निंग का केंद्र बनाने में काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। मैं IGNCA
को टाइकाथॉन के सफल आयोजन के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि सभी स्कूल आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव एवं लॉजिकल थिंकिंग, सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों पर विशेष ध्यान देंगे। आने वाले समय में IGNCA स्थानीय लोक कथाओं, कला की विभिन्न विधाओं से संबंधित शोध के द्वारा कोलैबोरेशन की नई शुरुआत कर सकेगा। मैं एक बार पुनः IGNCA के रीजनल सेंटर के लिए यहाँ उपस्थित जोशी जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों को हृदय से आज के इस उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को ही पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।